व्याकरण पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक दिलचस्प सेट है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ सही उत्तर खोजना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो उत्तर सही क्यों है। बिल्कुल। हम नियमों की गहराई में जाएंगे, कुछ आसान ट्रिक सीखेंगे और इन सवालों को एक एक करके हल करेंगे। चलिए तो फिर इस भाषाई सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल अन्वय शब्द के संधि विच्छेद पर है। यहाँ से शुरू करते हैं। इसका सही उत्तर है ए, अनु प्लस अ। ये यण संधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यण संधि, इसे पहचानने की कोई आसान ट्रिक है क्या? हाँ बिल्कुल है। एक ट्रिक है, जब भी किसी शब्द में य या व से ठीक पहले कोई आधा व्यंजन आए तो वहां यण संधि होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे यहाँ व से पहले आधा न है। एकदम सही, यही इसका पैटर्न है। तो ये पैटर्न याद रखने जैसा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निश्चय में कौन सी संधि है? इसमें बी विसर्ग संधि है। इसका विच्छेद होता है निह प्लस चय। निह प्लस चय। तो ये विसर्ग श में कैसे बदल गया? इसका एक नियम है। नियम के अनुसार विसर्ग यानी जो दो बिंदियां होती हैं, उसके बाद यदि च या छ आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। अच्छा, और महोषध, इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद है ए, महा प्लस औषध। यह वृद्धि संधि है जहां आ और औ मिलकर औ ही रहते हैं। इसी से जुड़ा एक और जरूरी सवाल है। प्रश्न संख्या 30, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। ये शब्द लिखने में बहुत गलतियां होती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है ए, उत प्लस ज्वल। यह व्यंजन संधि का नियम है। और वो नियम क्या है? नियम ये है कि त के बाद यदि ज आए तो त भी आधे ज में बदल जाता है। इसीलिए इसमें दो आधे ज आते हैं। समझ गई। मतलब वर्तनी की शुद्धि के लिए संधि का ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब समास पर आते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? इसमें सी द्विगु समास है। ये पहचानना काफी आसान है, कैसे? क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। पंच मतलब 5। अच्छा, तो जहां भी पहला शब्द गिनती वाला हो वहां द्विगु समास होगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में। और वीणा पाणी, इसमें कौन सा समास है? ये बी बहुव्रीहि समास है। यहाँ वीणा और पाणी यानी हाथ, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। मतलब देवी सरस्वती की ओर? एकदम सही। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। तो अब शब्दों की पहचान पर आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हाँ, शब्दों के प्रकार। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब है सी, भीड़, क्योंकि ये शब्द एक समूह को दर्शाता है। पर्वत तो जातिवाचक है और दूध द्रव्यवाचक। और शैशव शब्द, ये कौन सी संज्ञा है? शेषव वायमवाचक संज्ञा है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं, बल्कि एक अवस्था या भाव को दर्शाता है। बचपन का भाव। इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सर्वनाम की बात करते हैं। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक वाक्य है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। डाउट्स ना हिचकी की तरह होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्लास के बीच, होमवर्क करते वक्त या फिर रात के 2 बजे। कई स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं क्लास में डाउट्स पूछने में, सोचते हैं कि लोग जज करेंगे, और कभी-कभी गूगल सर्च में घंटों वेस्ट हो जाते हैं। इसमें खुद क्या है? यहाँ खुद निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, वो कैसे? क्योंकि यह कर्ता यानी मैंने के स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब कर्ता अपने लिए स्वयं या खुद जैसे शब्दों का प्रयोग करे तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अब विशेषण पर आते हैं। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इसमें 10 क्या है? 10 ए संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यह दिनों की एक निश्चित संख्या बता रहा है। ये तो सीधा था, लेकिन एक दिलचस्प सवाल है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इसमें अत्यंत क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर अत्यंत बी प्रविशेषण है। प्रविशेषण। जी। ये विशेषण यानी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। अच्छा, मतलब सुंदरता कितनी है ये बता रहा है अत्यंत। बिल्कुल। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। चलिए अब वाक्य के आधार पर आते हैं क्रिया और क्रिया विशेषण। जरूर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे
चलना क्रिया का धातु है चल और पढ़ना का पढ़। ठीक है। अब एक वाक्य है, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? ये बी अकर्मक क्रिया है। और इसकी सरल पहचान क्या है? मैं इसमें हमेशा उलझ जाती हूँ। इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए। जैसे क्या सो रहा है या किसको सो रहा है। हाँ, और अगर कोई सीधा उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक है। सोने का असर किसी और पर नहीं, सिर्फ राम पर पड़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। और प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कैसे करें? मतलब होता है जब कर्ता काम स्वयं न करके किसी और से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाया। समझ गई। अब ये वाक्य देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे शब्द सी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण। जी, क्योंकि ये क्रिया यानी लिखने की विशेषता बता रहा है कि लिखने का तरीका कैसा है। इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा, अब शब्दों की रचना पर आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें बी अति उपसर्ग है। अति प्लस अंत मिलकर अत्यंत बनता है। यह भी वैसे यण संधि का ही एक उदाहरण है। अच्छा, हाँ, य से पहले आधा त। और संकल्प में? संकल्प में बी सम उपसर्ग है। सम प्लस कल्प। यहाँ म अनुस्वार यानी बिंदु में बदल गया है। ठीक है, अब प्रत्यय की बात करते हैं। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें बी इक प्रत्यय लगा है। विज्ञान से वैज्ञानिक। हाँ, और जब इक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे विज्ञान का वी वै बन गया। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और घबराहट में? इसमें बी आहट प्रत्यय है। घबराना जो एक क्रिया है उसमें आहट जुड़कर घबराहट बन गया, जो एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अब शब्द ज्ञान की बारी है। पर्यायवाची और विलोम। यानी शब्द भंडार। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद सी विष्णु का पर्यायवाची है। और धूसर? ये थोड़ा कम सुनावा लगता है। धूसर का पर्यायवाची है सी गर्दभ यानी गधा। अच्छा, अगला सवाल काफी रोचक है। अंक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? हाँ, ये अनेकार्थी शब्दों पर आधारित है। अंक का अर्थ गोद भी होता है, संख्या भी और चिन्ह भी। तो इसका मतलब दी अंग नहीं होता। बिल्कुल, अंग का अर्थ शरीर का हिस्सा होता है। अब विलोम शब्दों पर आते हैं। अथ का विलोम क्या है? अथ का सही विलोम इति है। अथ का अर्थ है प्रारंभ और इति का अर्थ है समाप्ति। अथ श्री महाभारत कथा से इति। हाँ, वही। और नश्वर का विलोम? नश्वर यानी जो नष्ट हो जाए। इसका विलोम है शाश्वत, यानी जो हमेशा रहे। बहुत बढ़िया। अब अंत में हिंदी भाषा और हमारे संविधान से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। हाँ, ये सामान्य ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हिंदी में कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? सामान्यतः इसका उत्तर सी 18 बोलियां माना जाता है। वाह। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में इसमें सी 22 भाषाएं शामिल हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? ये है बी अनुच्छेद 343, जो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे बी बाल गंगाधर खेर, जिन्हें बीजी खेर भी कहा जाता है। और हमारा आखिरी सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हम सबको पता होना चाहिए। ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। एकदम सही। तो ये थे हिंदी व्याकरण के 30